हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 10 जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो इसमें पूछा गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग कौन कौन से हैं, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में क्या था, evaluation of higher learning and research in the post independence India, ओरिएंटल कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं, प्रोफेशनल क्या है, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या है हायर एजुकेशन की, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। पहले MHRD होती थी और अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, इसने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है, हायर एजुकेशन इज डिफाइंड इन द टू वे में। डिफाइन क्या है, एजुकेशन विच इज ऑब्टेन आफ्टर कंप्लीटिंग 12 ईयर्स। बोला ऐसी एजुकेशन जो ऑब्टेन की जाती है जब हमारे 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग, जैसे हमने क्लास 12 जो है वो कंप्लीट कर ली है, उसके बाद हम जब कॉलेज लेवल पर जाते हैं तो हमारी हायर एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है एंड इज परस्यूड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 9 मंथ। ठीक है, एंड सेकंड बोला है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 10 ईयर। फिर बोला कि हमारे जो 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग होती है, क्लास 1 से लेकर 10 तक जितना स्कूलिंग का पीरियड होता है, उसके बाद जो है वो तब जो है वो हमारी हायर एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ परस्यूड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर। फॉर एग्जाम्पल के लिए MPhil, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ठीक है, और 3 प्रिंसिपल लेवल हैं क्वालिफिकेशन इन हायर एजुकेशन के। तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल लीडिंग टू बैचलर डिग्री। मतलब जब हम +2 के बाद हम ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, बैचलर डिग्री लेंगे, लाइक BA, BCom, BSc। ठीक है, बोला वो। और सेकंड बोला है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल लीडिंग इन अ मास्टर डिग्री। जैसे कि हमारी जब BA, BCom, जो BA, BCom और BSc जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, मास्टर्स करने के लिए जाते हैं, जिसमें हम MA करते हैं, MCom करते हैं या MSc करते हैं। ठीक है, तो बोला है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो कि सेकंड लेवल है, तो हमारा मास्टर डिग्री का है। ठीक है, और थर्ड लेवल है रिसर्च लेवल लीडिंग टू PhD फॉलोशिप और पोस्ट डॉक्टरेट। ठीक है, मतलब जब हमारी बैचलर कंप्लीट हो जाती है, मास्टर कंप्लीट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, PhD करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब अपनी बैचलर और मास्टर्स कर लेते हैं, बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो PhD के लिए जाते हैं। ठीक है, और डॉक्टरेट की डिग्री करते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 प्रिंसिपल हैं, एक तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और थर्ड लेवल इज अ रिसर्च लेवल। ठीक है, एंड फिर है एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन। एलिमेंट्री में क्या है, जिसमें हम प्राइमरी क्लास 1 से लेकर 5th तक और अपर प्राइमरी जैसे क्लास 6 से लेकर 8th तक। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन है क्लास 9th 10th। ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी क्या होता है, क्लास 12th और 11th और 12th। ठीक है, टर्शरी एजुकेशन क्या है, which is divided into 2 part, is a higher education, vocational education and training। हायर एजुकेशन में क्या है, जर्नल है, प्रोफेशनल है। ठीक है, जर्नल मीन जैसे कि हम नॉर्मल जैसे BA, BCom, BSc, जैसे एक जनरल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की कैटेगरी में हम जो है वो आगे अपनी पढ़ाई करते हैं +2 के बाद, तो होता है वो जर्नल। एंड प्रोफेशनल में जैसे कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन और आर्किटेक्चर, लॉ, ये सब आ जाता है हमारा प्रोफेशनल में। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है, जिसमें ट्रेडिशनल है, न्यू एमर्जिंग है। ट्रेडिशनल में क्या है, जिसमें ITI और ITC एंड पॉलिटेक्निक कोर्स होते हैं, जैसे ITI के, कंप्यूटर ट्रेनिंग के, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ट्रेडिशनल काम जो है वो सिखाया जाता है। और न्यू जो है अब आए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी का एक न्यू जो है वो न्यू डेवलपमेंट हो रही है, और इसी कारण जो है न्यू कोर्स जो है वो आ रहे हैं। न्यू जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का डिपार्टमेंट जो है वो न्यू एंटर हुआ है। ठीक है, फिर बोला है इंडियन सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से थे,
तो वेदांत, स्मृति, दर्शन शास्त्र थे, पुराण, और हिस्ट्री, गीता, राइटिंग ऑफ आचार्य एंड गुरुस। ठीक है, वेदास हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्मृति, स्मृति में क्या था कि स्मरण किया, श्रुति और स्मृति। स्मृति, श्रुति में आपने किसी ने देखा था, किसी ने सुना था, स्मृति में उस सुने हुए चीज को याद। स्मृति श्रुति मीन सुनना और स्मृति मीन याद रखना। स्मृति में क्या किया, जो गुरुओं ने, जो ऋषि मुनियों ने अब उन चीजों को सुना था उसे स्मरण किया और बाद में उन्हीं शास्त्रों में या किसी बुक फॉर्मेट में लिखा, तो हमारा वो इंडियन सोर्स ऑफ नॉलेज बन गए। ठीक है, और फिर है दर्शन शास्त्र, पुराण यानी कि भागवत, और हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और कुछ कुछ गुरु और आचार्य के द्वारा कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई पुराण या कोई ऐसी बुक, हिस्टोरिकल बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आचार्य एंड गुरु की राइटिंग जो है वो मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो बुद्धिस्ट इन्वॉल्व करते हैं मोर लिबरल अप्रोच टूवर्ड द लर्निंग, एंड लॉर्ड बुद्धा जो थे उन्होंने रियलाइज किया था नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन फॉर डिवोटी एट लार्ज। ठीक है, और पाली जो था वो एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, 64 टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स थी। ठीक है, एंड वोकेशनल एजुकेशन क्या है, वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो है रेफर करता है 64 प्रोफेशनल और आर्ट्स जो इंक्लूड करते हैं वेविंग, डाइंग, आर्ट ऑफ टेनिंग, लेदर, मैन्युफैक्चर, जिसमें आपको वोकेशनल कुछ करके करना, जैसे कि आप कुछ काम करके सीखने वाली एजुकेशन दी जाती थी। लाइक ज्वेलर्स जो थे वो स्टोन का काम करते थे, कुछ लोग आर्ट का काम करते हैं, मतलब उसमें प्रैक्टिकल तरीके से काम करवाया जाता था और उसमें आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, वो थी हमारी वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो थी वो फ्री थी एंड प्रोवाइड की जाती थी विद द बोर्डिंग एंड लॉडिंग बाय द ट्रेनर। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज क्या है, नॉलेज वॉज इम्पार्टेड ऑरली एंड द डिफरेंट मेथड ऑफ लर्निंग आर द फॉलोज अ मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन, इज अ स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चन आंसर मेथड। मतलब नॉलेज का इम्पार्टमेंट कैसे होता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको दी, वो यदि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो आपको उस चीज़ से नॉलेज हो गया। ठीक है, और आपने उसको याद रखा, मेमोराइज किया, तो क्या बन गई, वो नॉलेज बन गया। ठीक है, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन और स्टोरी टेलिंग एंड क्वेश्चन आंसर मेथड में हमें नॉलेज जो है वो मिलता था। ठीक है, टाइप ऑफ टीचर क्या थे, आचार्य थे, उपाध्याय थे, चरक थे, और गुरु थे, यजना सातिक्या थे, और शिक्षका थे। ठीक है, आचार्य में क्या था, ऐसे गुरु जो शिक्षा देते थे जो विदाउट चार्ज, मतलब फीस नहीं लेते थे और वेदों को पढ़ाते थे, वो थे आचार्य। उपाध्याय में क्या था, वो अर्न करते थे अपनी लाइवलीहुड और ओनली कुछ पोर्शन ऑफ वेदा जो थे और वेदांगना जो थे वो भी पढ़ाते थे, वो थे उपाध्याय। ठीक है, वो कुछ ना कुछ अर्न करते थे उन बच्चों से जिनको वो पढ़ाते थे, लेकिन वो उनको सारा ही वेद का ज्ञान नहीं देते थे, वो कुछ कुछ पोर्शन जो है वो वेदों का पढ़ाते थे। ठीक है, चरक कौन थे, वेंडरिंग स्कॉलर्स थे टू विजिट द नेशन फॉर द हायर नॉलेज। ठीक है, एंड गुरु कौन थे, गुरु यूज किया जाता है लीड और गृहस्था लाइफ में। ठीक है, और बाय इम्पार्टिंग, जिसमें गुरु जो था वो नॉलेज देता था गृहस्थ लाइफ का। ठीक है, बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड मेंटेनिंग हिज फैमिली। ठीक है, कि आपको किस तरह से अपनी एजुकेशन लेनी है और अपनी फैमिली को मेंटेन करना है। ठीक है, और फिर इसी तरह से हमारे नेक्स्ट थे यजना सातिका। ठीक है, जो थे फेमस थे फॉर देयर द प्रोफाउंडर स्कॉलरशिप फ्रॉम द डिस्टेंट विजिट दम टू सीक एजुकेशन। ठीक है, और शिक्षका थे इंस्ट्रक्शन, आर्ट और सच एज अ टाइम। ठीक है, ये थे हमारे टाइप ऑफ टीचर। फिर थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से थे, गुरुकुल होते थे जिसमें
गुरुकुल वॉज अ हाउस ऑफ द टीचर, और जहाँ पर गुरुकुल में टीचर भी रहता था, बच्चे भी वहीं पर सेटल रहते थे, हु वाज सेटल्ड हाउस होल्डर थे, ठीक है, और वहीं रहकर वो पढ़ाई करते थे, ठीक है। परिषद क्या क्या थे, हेयर द स्टूडेंट यूजली सेटल होते थे फॉर द हायर एजुकेशन, दे वर ओरिजिनली कंडक्टेड बाय द थ्री ब्राह्मण्स, ठीक है। तीन ब्राह्मण जो थे वो टीम, जैसे टीम टीचिंग होती है ना, वो उसी तरह से वो तीन ब्राह्मण जो थे वो बच्चों को पढ़ाते थे इकट्ठे होकर। संगम कौन थे, वॉज द ऑल्सो such as a parishad during the first century CE is in तमिलनाडु, ठीक है। और गोष्ठी क्या, गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस, गोष्ठी को आज कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, वॉज अ नेशनल गैदरिंग, समन वॉज ग्रेट किंग इनवाइट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस स्कूल्स वर इनवाइटेड टू मीट एंड एक्सचेंज देयर, ठीक है। आश्रमास कौन थे, जिसमें जहाँ पर डिस्टिंक्ट लर्निंग होती है। विद्यापीठ कौन थे, ग्रेट आचार्य थे, ठीक है। इसी तरह से जैसे मठ थे, ऐसा ब्रह्मपुरी था, बिहारा था, जहाँ पर बुद्धिस्ट और प्रीचिंग और फिलॉसफी जो थी वो पढ़ाई जाती थी, ठीक है। ब्रह्मपुरी क्या था, ब्राह्मण्स का टाउन एंड सिटी थी, जहाँ पर ब्राह्मण जो थे वो एजुकेशन पर्पस के लिए वहाँ पर सेटल होते थे। मठ क्या था, मठ में रिजाइड करते थे रिलीजियस एंड सेकुलर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मेन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया में क्या, कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे। तक्षशिला, तक्षशिला वाज अ कैपिटल ऑफ गंधार किंगडम, ठीक है। तक्षशिला क्या थी, कैपिटल है गंधार किंगडम की। और फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी अक्रॉस द ग्लोब, मतलब ऑल ओवर इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में, ग्लोब लेवल पर एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो थी वो इस्टेब्लिश की थी तक्षशिला एंड द 7th सेंचुरी BC में, ठीक है। और हुइन सांग जो था उन्होंने रिकॉर्ड किया था अपनी रिकॉर्ड्स में मेंशन किया था द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला टू बी एट पर विद नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। ब्राह्मणिकल एजुकेशन दी जाती थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज अ फेमस फॉर द मेडिकल स्टडीज, वो मेडिकल स्टडीज के लिए फेमस थी। पाणिनि जो थी वो जानी जाती है ग्रामेरियन के रूप में, और कौटिल्य जो थे द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चरक जो थे मेडिकल टीचर थे ऑफ द रेपुटेड हिज बीट ऑन अ पार्ट, ठीक है। एंड एडमिशन जो थी स्टूडेंट की वो पर डिसीजन ऑफ, मतलब एज पर दिस डिसीजन ऑफ टीचर होती थी। और थॉट दे वर टाउट सब्जेक्ट एज, मतलब पर बच्चों को क्या था, अपनी सब्जेक्ट चूज करने का राइट था। मिनिमम एज क्या थी, 16 ईयर थी, ठीक है। और नालंदा एक बिहार में है, आज भी है, और तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। आजकल के टाइम जब आपको इंडिया की पूछी जाएगी फर्स्ट यूनिवर्सिटी, तो हमारे इंडिया में क्या है, नालंदा है, और ऑल ओवर ग्लोब की पूछी जाएगी तो तक्षशिला है, ठीक है। जो लोकेटेड है नियर राजगृह में इन द प्रोविंस ऑफ बिहार, जो कि बिहार की एक, ठीक है, प्रोविंस है। इट वॉज बुद्धिस्ट सेंटर्ड एट लर्निंग फॉर द 427 CE टू 1197, ठीक है, सी की। फर्स्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ये एक फर्स्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी थी हमारी हिस्ट्री में। यहाँ पर 10,000 मॉन्क जो थे वो स्टे कर सकते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर 1510 जो थे वो टीचर थे, प्लस द 8500 जो थे वो स्टूडेंट थे, ठीक है। और वल्लभी जो थी वो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी थी, हुइन सांग ने फाउंड की थी वल्लभी, जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड ग्लोरियस ऑफ नालंदा, ठीक है। इट वाज नॉट जस्ट इन सेंटर ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन एज द अदर सेकुलर सब्जेक्ट, जिसमें अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, नीति शास्त्र जिसको लॉ बोलते हैं, एज अ चिकित्सा शास्त्र जिसको मेडिसिन बोलते हैं, ये सब जो है वो वहाँ पढ़ाया जाता था, ठीक है। इट वॉज मेनली द सेंटर फॉर द हिमालयन फ्रॉम द बुद्धिस्ट, ठीक है। विक्रमशिला क्या थी, एम्परर थी धर्मपाला और अ पाल डायनेस्टी की इन द 8th सेंचुरी ऑफ द
बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड फेमस थी फॉर रिलीजियस टीचर के लिए। और हेयर द 103 स्कॉलर्स जो थे वो अपॉइंट थे एज द इंचार्ज एंड आचार्य ऑफ वेरियस टेम्पल। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग जो थी वॉज कॉल्ड इन अ विज्ञान भवन। ठीक है, वहां पर एक सेंट्रल बिल्डिंग थी जिसको बोला जाता था विज्ञान भवन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज रिनाउंड फॉर द टेंट्रिक बुद्धिज्म। ठीक है, और उदंतपुरी है जिसमें जो पाल डायनेस्टी के टाइम में थी, और स्टिल नियरली 1000 मोंक जो थे एंड वो स्टडी कर सकते थे, वहाँ पर रह सकते थे स्टूडेंट रेजिडेंट एंड रिसीव द एजुकेशन, और अट्रैक्ट किया था स्टूडेंट फ्रॉम द तिब्बतन टू। ठीक है, जगदाला यूनिवर्सिटी थी जो पाल किंग और राजा राम पाल ऑफ बंगाल कंस्ट्रक्टेड अ मोनेस्ट्री एंड नेम एज अ जगदाला। ठीक है, मिथिला एक यूनिवर्सिटी थी मिथिला जिसमें इन द औपनिषदिक एज में मिथिला बिकम अ प्रोमिनेंट सीट ऑफ द ब्राह्मणिकल एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ इट वाज नेम एज अ विद्या। ठीक है, और 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी में बिसाइड्स द लिटरेचर और फाइन आर्ट एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट जो थे वो पढ़ाए जाते थे। नादिया यूनिवर्सिटी जो है वो सिचुएट की गई थी गंगा रिवर्स इन बंगाल में, और 3 सेंटर नेमली द नवदीप, शांतिपुर, गोपालपुरा, ये जो थी यहाँ 3 सेंटर थे इस यूनिवर्सिटी के। एंड लिरिक्स ऑफ गीता गोविंद बाय जाविया। ठीक है, ये लिरिक्स जो थे वो यहाँ स्टडी करवाए जाते थे। उज्जैन जो है वो फेमस है फॉर द सेकुलर लर्निंग्स इंक्लूडिंग द मैथमेटिक्स एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धा एंड शंकरा फिलोसफी, कौटिल्य पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुश्रुत जो है वो सर्जरी के लिए फेमस है, चरक जो है वो मेडिसिन के लिए, ऋषि कनाद जो है वो फिजिशियन है फिजिस्ट हैं, और नागार्जुन जो है केमिस्ट्री के हैं, आर्यभट्ट और जो है एस्ट्रोनॉमी के हैं, बुद्धियाना जो है एंड ब्रह्म गुप्ता जो है वो मैथमेटिक्स से हैं। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमने एंशिएंट पीरियड में देख लिया कि एजुकेशन किस प्रकार से होती थी। अब हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कैसी एजुकेशन थी। तो बिफोर द ब्रिटिश इंडिया इट हैज़ ओन एजुकेशन सिस्टम लाइक गुरुकुल, जबकि हमारा जब इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पर वेदों को पढ़ाया जाता था और साथ ही साथ में अर्थशास्त्र को भी पढ़ाया जाता था, मेडिसिन को भी पढ़ाया, मतलब हर तरीके की नॉलेज जो है वो दिया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए उसके बाद हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो डामाडोल होना शुरू हो गया। ठीक है, उन्होंने अपना राज चलाना स्टार्ट कर दिया। बिफोर द ब्रिटिश इंडिया its own educational system like the gurukuls on the जो मदरसा थे वहाँ पर वो एजुकेशन दी जाती थी। मेन 3 बेसिक एजेंट कौन कौन थे हैं मॉडर्न एजुकेशन के इन इंडिया एवर एज अ फॉलोज इज अ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्रिश्चियन मशीनरीज आई थी, इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स आए थे। ठीक है, वन हास्टिंग जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता एंड मद्रास इन 1981 फॉर द टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ एंड इन 1791 द संस्कृत कॉलेज जो थे वो स्टार्ट किए गए थे इन द बनारसी बाय द जनार्दन के द्वारा, और स्टडी करी जाती थी हिंदू फिलॉसफी एंड लॉ सिस्टम की। ठीक है, एंड इन इंडिया in the 1835 under the Lord William Bentinck it was decided to introduce English as
द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और मैकॉले मिनट जो थे उन्होंने रेफर किया था, प्रपोजल दिया था एजुकेशन ऑफ द इंडिया का, और फोकस किया गया था इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है। और एजुकेटिंग अ फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट, एंड दिस वाज कॉल्ड एज अ इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। उन्होंने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। और जो 1835 है, जहाँ पर एल्फिंस्टोन कॉलेज बॉम्बे एंड द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वर सेटल, and the University of the Calcutta, Madras, Mumbai was established in 1850, ठीक है। There was the Hunter Commission आया 1882-1883 में, to suggest the segregation of the primary and higher education के लिए, और 1902 में University Commission was set up under the Sir Thomas Riley into the condition and perspective of the settling up of university in India में, और as a result of Indian University Act जो है वो पास हुआ था 1904 में, और 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो थी वो स्टार्टअप की गई थी। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने स्टार्टेड किया था शांति निकेतन इन बंगाल ड्यूरिंग द इरा, और देर वॉज अ रेजोल्यूशन इन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इन द सेडलर कमीशन आया उसके बाद, पॉपुलर है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से, जिसमें 10th +2 +3 का सिस्टम आया, मतलब क्लास 10th तक पढ़ाई होगी, फिर +1 +2 2 क्लासेस आ गई, और साथ ही साथ में 3 ईयर ग्रेजुएशन के थे, वो ये वाला सिस्टम था, ठीक है। और सेटअप किया गया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। हरतोग कमीशन आया 1929 में, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो था वो आया था। सप्रू कमेटी 1934, जिसमें फोकस अपॉन द अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, जिसमें फोकस किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट इशू के लिए। अवार्ड वुड रिपोर्ट आई थी 1934 में, रिकमेंड किया था इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द यूनिवर्सिटी लेवल में। और वर्धा स्कीम आई थी, एजुकेशन इज 1937 इज रिकमेंड किया था नई तलाम और बेसिक एजुकेशन एज अ रिकमेंडेशन ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है। सर्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में, जिसको ऑल्सो नॉन एज अ स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसे रिकमेंडेड किया गया था सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वॉज मोस्टली इग्नोर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या आया, सबसे पहले राधा कृष्णन कमीशन आया, ये हमने पढ़ा हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले वाला पीरियड, मतलब प्री इंडिपेंडेंस वाला, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा न्यू जैसे कि सिस्टम देखा एजुकेशन का, जिसमें वॉन हास्टिंग ने इस्टेब्लिश किया कलकत्ता मदरसा इन 1781, और हरतोग कमीशन आया, ठीक है। सेटलर कमीशन आया, ये हमने देख लिया प्री इंडिपेंडेंस। अब हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जिसमें राधा कृष्णन कमीशन इज 1948 to 1949, ऑल्सो नॉन एज अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सजेस्ट किया था इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप ऑफ यूजीसी, एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। रूरल यूनिवर्सिटी के लिए जिसे सेट किया गया था। मॉडल मुदालियर कमीशन आया 1952 और 1953 में, जिसे ऑल्सो नॉन एज अ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, और रिकमेंड किया गया था 3 ईयर द सेकेंडरी एंड 4 ईयर ऑफ अ हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सेटअप किया गया था मल्टीपर्पज स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग को, और इंस्टीट्यूशन कमेटी एंड इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अंडर डॉक्टर नंदना, ठीक है। कोठारी कमीशन आया 1964 में, 1966 में, इसमें टाइटल क्या है जिसे हम जानते हैं एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, प्रपोज किया गया था एज अ 3 ईयर डिग्री कॉर्सेज एंड 4 ईयर ऑनर डिग्री, ठीक है, जिसमें कोर्सेज 3 ईयर डिग्री के कोर्सेज होंगे और 4 ईयर का हम ऑनर्स भी, जैसे कि BA ऑनर्स होता है ना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स की डिग्री जो है वो दिलवाएंगे, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इंडियन एजुकेशन सर्विस, इम्प्रूव द क्वालिटी और
किस लिए? इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम विद क्वालिटी टीचिंग फैसिलिटी ट्रेनिंग, ठीक है। और 6% ऑफ नेशनल इनकम जो है वो स्पेंड की जाएगी एजुकेशन पर, ऐसा बोला गया था कोठारी कमीशन में कि 6% ऑफ इनकम जो है वो हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, ठीक है। एजुकेशन सब्जेक्ट ऑन कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन को सब्जेक्ट बनाया गया कंकरेंट लिस्ट का। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? एक हमारी 3 लिस्ट होती है, एक तो सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोलते हैं जिसको, और दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिससे संबद्ध सूची, जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों को अपने अपने रूल और बनाने का अधिकार होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ एंड स्टेट एज वेल एज सेंटर, ठीक है। In 1976 throughout the entry 2542nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी इन द कंटेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जिसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई 1968 टू 1986 में कोठारी कमीशन आया। कोठारी कमीशन वॉज फॉलोड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1968 टू 1986 में आया था। इम्प्रूव किया गया इसमें क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन लेवल को। ऑल्सो प्रपोज किया गया था इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन बाय द डिस्टेंस लर्निंग मोड के, ठीक है। और बोथ पॉलिसी जिन्होंने सजेस्ट किया था 6% ऑफ आवर नेशनल इनकम शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, ठीक है। फिर आई हमारी गनम्मा कमेटी, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी की बात करी गई फॉर इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सीलेंस, और फोकस किया गया था नेशनल कमीशन ऑन द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इनकरेज द रिसर्च इन यूनिवर्सिटी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद सैम पित्रोडा कमेटी आई, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में, और ऑल्सो नॉन एज अ नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC नेशनल नॉलेज कमीशन जिसे हम जाना जाता है, और रिकमेंड किया गया था जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द करिकुला टू मीट एंड डिमांड फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। ये सपोर्ट करता है एंट्री फॉरेन यूनिवर्सिटी को और रिड्यूस करता है बर्डन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को, ठीक है। नॉलेज नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया था इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड टू द 1500 बाय द 2015 में, ठीक है। यशपाल कमेटी आई उसके बाद, जिसने सजेस्ट किया स्क्रैपिंग होता है खत्म कर देना ऑफ ऑल हायर एजुकेशन सिस्टम को, और रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग बॉडी एंड क्रिएशन ऑफ द सुपर रेगुलर। इसमें 7 मेंबर थे कमीशन ऑफ फॉर द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के, ठीक है। इसके बाद आया हमारा शर्मा कमेटी आई, जिसे सेटअप किया गया था प्रोफेसर MM शर्मा ने, और डेवलप किया गया था साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया में। और इस कमेटी ने सजेस्ट किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। रिकमेंड किया गया था इसमें एक्सपेंशन ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, रिकमेंड किया गया था 500 crores of will be spent on the research in the basic science every year by the UGC। इसमें बोला गया था कि UGC क्या करेगी, 500 करोड़ रुपीस जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में PhD करवाने के लिए, जो आपको JRF जैसे कि हमारा जूनियर रिसर्च फॉलोशिप जो है वो दी जाती है, वो उसके क्षेत्र में UGC जो है वो 500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी, ठीक है। उसके बाद आया डॉक्टर अनिल ककोड़कर कमेटी, जिसमें बोला था इम्प्रूव करना टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री और 2% बजट इन एवरी इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च, ठीक है, लगाया गया, ठीक है। उसके बाद आया KB पनवार कमेटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द UGC, और कमेटी ने रिकमेंड किया था 4 मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, इन हायर एजुकेशन में। ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन क्या होती है, 4 फैक्टर हैं। इसमें लेंथ ऑफ प्रोग्राम देखा जाता है, टेक्निकल एक्सेस देखा जाता है, कॉस्ट कंपैरिजन देखा जाता है, लोकेशन रिस्ट्रिक्शन देखी जाती है, ठीक है, कि आप
लेंथ ऑफ प्रोग्राम, मतलब आप कोई किसी कोर्स में एंटर हो रहे हो तो उसकी कितनी लेंथ है, कितने साल का कोर्स होगा, टेक्निकल एसेस क्या है उसका, और कॉस्ट कितनी, फीस है उसकी, और लोकेशन एक्सेस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन क्या होती है, जिसमें नॉलेज पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन पर्सन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कि जहाँ ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन में क्या होता है, जहाँ पर ऑरली तरीके से, जैसे कि मैं कुछ बोलकर दूसरे पर्सन को कुछ, मतलब हमेशा ही ऑरली तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करना और उसको नॉलेज देना, ठीक है, जिसमें रिटन फॉर्म में कुछ नहीं होता था ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन में। 3 बेसिक प्रोसेस क्या क्या है, श्रवणा, श्रवणा मीन सुनना, श्रुति, टू मनना मतलब जब हमने सुन लिया तो हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, पीपल टू थिंक मतलब सोचेंगे उसके बारे में, और निध्यासना, निध्यासना मीन उसको हम अप्लाई करेंगे अपनी रियल लाइफ की सिचुएशन के साथ, ठीक है। मतलब आपने किसी ऋषि मुनि को कभी भी कुछ ज्ञान देते हुए सीखा है कि ऋषि मुनि बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को गालियां नहीं देनी चाहिए, और मतलब ऐसा बोलते हैं, और फिर हमने उस चीज़ को मनन किया कि ऋषि जी ने ऐसा बोला था, हम ऐसा ही करेंगे। और निध्यासना में आ गया कि उस आपने अपने मनन भी कर लिया, अब आप उसको रियल लाइफ की प्रॉब्लम के साथ रिलेट करेंगे। मतलब आपको कल को कोई डांट लगाए, मतलब आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करे तो आपको उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर है कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। एट प्रेजेंट टीचिंग एक्टिविटी इन द सिस्टम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन। नॉन कन्वेंशन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली डील करता है विद द डिस्टेंस एजुकेशन, ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ सच ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल टीचिंग क्या है, कन्वेंशन में क्या है, पैसिव लर्निंग होती है, वेयर द जो बच्चा होता है वो सुनता है अपने टीचर को और फॉलो करता है अपने टीचर की डायरेक्शन को। जैसे हमने बचपन में जब हम क्लास 1 और 2 में हुए होंगे तो हमें पता नहीं होता था, हमें जो टीचर जो पढ़ाते थे हम उसको ही मानते थे, उन्हीं के उन्होंने जो बोल दिया वो हमने सुन लिया और हम उसी को सच मान लेते थे, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होती है, जहाँ पर बच्चा जो है वो फ्रीली मूव कर देता है और अपनी चॉइस के वर्क को वो करता है, ठीक है। और कन्वेंशन में क्या बोला है, स्टूडेंट जो है वो प्रोवाइड करता है विद द नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस को, बोला टीचर जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा नॉलेज अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो नॉन कन्वेंशनल टीचिंग है जिसमें जो जनरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड मास्टरी ऑफ लर्निंग मॉडल, मतलब वहाँ पर बच्चों को रियल लाइफ की प्रॉब्लम बताई जाती है, बच्चे कुछ करेंगे, मतलब करके सीखने वाली बात जो होती है वो नॉन कन्वेंशनल में होती है। देर इज अ कॉन्स्टेंट पेयर कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पर पेयर कॉन्टैक्ट जो है वो लिमिटेड होता है। और कन्वेंशनल टीचिंग में क्या होता है, ग्रुप, इंडिविजुअल, होल क्लासेस होती हैं। और नॉन कन्वेंशनल में क्या है, टीम वर्क होता है, कलेक्टिव वे ऑफ ट्रेनिंग होता है, ठीक है। वर्बल, विजुअल और प्रैक्टिकल लिमिटेड कॉन्टेक्ट टाइम होता है। और नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पार्शियल रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता है, जिसमें लर्निंग बाय डू, ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा हम करके सीखते हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में क्या है, कंट्रोल एंड असेसमेंट बाय द टीचर होता है। और नॉन कन्वेंशनल में क्या है, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 हुआ है, जिसमें बोला गया था कि 14 जिसमें सबसे पहले तो बोला 3 से लेकर 6 ईयर के बच्चे क्या करेंगे, प्री स्कूलिंग करेंगे, लाइक आंगनवाड़ी में जाएंगे। और जहाँ पर जैसे कि कंसेप्ट आया 5 3+3+4 का कंसेप्ट, ठीक है। कि आप सबसे पहले 5 में भी 2 कैटेगरी है कि 2 और 3, मतलब 2 और 3 में 3 ईयर तक क्या करेंगे, बच्चा का क्या करेगा, प्री स्कूलिंग करेगा, आंगनवाड़ी करेगा, ठीक है। और 6 to 8 ईयर में क्लास 1 और 2 में बच्चा जो है वो एंटर होगा, ठीक है। और 8 to 11 में क्या है कि बच्चा जो है वो 3 क्लासेस पढ़ेगा, क्लास 3rd 4th और 5th,
मतलब 3, ठीक है। और उसके बाद आया कंसेप्ट हमारा, उसके बाद हमने बोला कि यदि बच्चे की एज जो है वो 11 to 14 होगी तो बच्चा क्या करेगा, क्लास 6, 7th और 8th 3 क्लासेस फिर से अटेंड करेगा, जैसे +3 कर दिया, और उसके बाद 9th 10th 12th 11th और 12th 4 क्लासेस जो है वो नेक्स्ट पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 5+3+3+4 का कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स करवाया जाएगा 5 ईयर तक, प्रिपरेटरी होगा आपका 3 ईयर तक, और मिडिल होगा आपका 3 ईयर तक, और सेकेंडरी जो है वो 4 ईयर तक, ठीक है। और स्कूल जो है यहाँ पर 5+3+3+4 का कंसेप्ट था, और मल्टी स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजन सब्जेक्ट जो है वो दिया जाएगा। मतलब बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो अपने सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं, और मल्टीलिंगुअल प्रेफरेंसेस, मतलब क्लास 5th से लेकर 8th तक जो है वो बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज में भी टीचिंग पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। और बैगलेस डे, मतलब इनफॉर्मल इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्लास 10th तक आते आते बच्चा क्या है अपना कुछ इनफॉर्मल, यदि वो अपना कुछ और काम भी सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है, ठीक है। और कॉलेजेस के लिए क्या था, सैट का कंसेप्ट है, लाइक कॉलेज टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट द कॉमन कॉलेज एंट्रांस, CUET का कंसेप्ट आ गया, जिसमें कॉमन कॉलेज एंट्रांस एग्जाम जो है वो टेस्ट जो है वो लिया जाएगा किसी भी कॉलेज में एंटर होने के लिए। 4 ईयर का बैचलर आ गया, नो एफिलेशन, इसमें 15 ईयर कॉलेज विल बी गिवन ग्रांट, जिसमें क्या था कि 4 ईयर बैचलर का कंसेप्ट आया, जिसमें यदि किसी कॉलेज को एक बार आपने एफिलेशन दे दी तो उसके बाद उसे नेक्स्ट में 15 ईयर के बाद अपनी कॉलेज की जो एफिलेशन है उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। और फी कैप था, ऑन गोइंग लोकल था, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था स्कूल एजुकेशन बाय द 2030 में, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन था क्लास 6 विद द इंटर्नशिप, और न्यू 5+3+3+4 का कंसेप्ट आया, स्कूल कॉलेजियम था विद 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग +3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी, जो प्री स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट करेगा। और प्रकाश क्या है, परफॉर्मिंग असेसमेंट रिव्यू और एनालिसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। द SCRT क्या था, और SQAAF क्या है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क, ये सारी ही फुल फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन से रिलेटेड नेशनल लेवल पर पॉलिसीज बनाती है, प्रोवाइड करती है ग्रांट टू द UGC, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो, जो भी बच्चा जो है वो अपना रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो उसको फेलोशिप जो है वो दी जाती है, ठीक है। और डिक्लेयरिंग करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ, कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में रिकमेंड किया जाएगा UGC के द्वारा, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, ठीक है। और द स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सेटअप किया गया था स्टेट काउंसिल एंड एडवाइजरी बोर्ड टू प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE आया, जिसको सेटअप किया गया था फॉर कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। अपेक्स लेवल बॉडीज कौन कौन थी, रेगुलेटरी बॉडी और रिसर्च काउंसिल। रेगुलेटरी बॉडी कौन थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर टू रेगुलेट द हायर एजुकेशन इन इंडिया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बनाया गया था 28 दिसंबर 1953 में, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बोला है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इस्टेब्लिश्ड की जाती है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द UGC एक्ट के द्वारा जो है वो ये
बनाई जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन करना, डिटर्मिनेशन करना, मेंटेनेंस करना स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी को, और डिसबर्स फंड करना। ठीक है, यूजीसी कंसिस्ट करती है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और and 10 other member appointed by the central government main office न्यू दिल्ली। ठीक है, और 6 रीजनल ऑफिसेस कौन कौन से हैं यूजीसी के? तो हमारे बेंगलोर में, भोपाल में, गुवाहाटी में और हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे में है। ठीक है, और जो प्रथम यूजीसी के चेयरमैन कौन बने थे? सी.डी. देशमुख थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा था इंडिया में? द वर्ड यूनिवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड यूनिवर्सिटेट विच मीन द स्पेशलाइज्ड एलोकेशन एसोसिएशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। मतलब एक स्पेशलाइज एसोसिएशन है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, सॉरी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में क्या है बोला है? द वर्ड जो है यूनिवर्सिटी, जिसे ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड में यूनिवर्सेट, सेट, जिसका मतलब है कि एक स्पेशलाइज एसोसिएशन जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एम क्या है? प्रोवाइड नॉलेज एंड विजडम फॉर डेवलपिंग पर्सनालिटी, कि नॉलेज को प्रोवाइड करना और फॉर विजडम फॉर डेवलपिंग पर्सनालिटी। ठीक है, और फंक्शन करना फॉर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन एंड गिविंग एफिलिएशन एंड एक्सटेंशन टू अदर कॉलेज अंडर इट। ठीक है, कि क्या करना? एफिलिएशन देना और इंस्ट्रक्शन देना, प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन देना अदर कॉलेजेस को। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में टोटल यूनिवर्सिटी ये जो है वो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए ये डाटा जो है वो 2023 का ही डाटा है और 25 जनवरी का, जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो टोटल नंबर कितने हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है? 460 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 128 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 430 है। ठीक है, टोटल आपकी 1074 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी अंडर द सेक्शन 12 सब क्लॉज बी। सेक्शन 12 सब क्लॉज बी की यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है? जिसमें आपको उस यूनिवर्सिटी को स्टेट और सेंटर दोनों ही जो है वो ग्रांट देती हैं, फंड देती हैं। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है? 267 है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी 50 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 25 है। ठीक है, टोटल है 398। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे हम यूनियन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, एस्टेब्लिश किया जाता है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, जिसमें विजिटर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूजीसी जो है इट्स अ पावर फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन द 1956 और ही ऑल्सो एक्सरसाइज पावर इन वेरियस लीगल मैटर एंड रेलिवेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, कि क्या कर सकती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्सरसाइज करती है पावर और अलग अलग वेरियस लीगल मैटर पर, और रेलिवेंट अमेंडमेंट भी करती है जब जब अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है तो। ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है? ऐसी यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड एस्टैब्लिश की जाती है प्रोविंशियल एक्ट और बाय द स्टेट एक्ट के द्वारा, जिसे स्टेट यूनिवर्सिटी बोला जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो इंक्लूड होती है लिस्ट ऑफ सेक्शन 12 सब क्लॉज बी में ऑफ द यूजीसी 1956 में, और आर एलिजिबल है फॉर द सेंट्रल असिस्टेंस के लिए। ठीक है, मतलब ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो कि सेक्शन 12 सब क्लॉज बी के अंडर आती है, जिसे सेंट्रल के द्वारा भी जो है असेस किया जाता है, फंड दिया जाता है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो डोमिनेट होती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड ऑल्सो फॉर द 84th ऑफ टोटल एनरोलमेंट। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है थ्रू अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड, मतलब यदि किसी को भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन करनी होगी
तो उसे पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, और साथ ही साथ कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर सेक्शन 25 में। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो कॉम्पिटेंट होती हैं अवार्ड डिग्री अवार्ड करने के लिए। अंडर सेक्शन 22 में इसे पावर दी गई है और विद द अप्रूवल ऑफ द स्टैट्यूटरी काउंसिल के द्वारा। और द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप की गई थी 1995 में, वॉज सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट में। ठीक है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती है, जिसे जाना जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी रेफर टू द हायर परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपना हायर परफॉर्म किया है, मतलब हाई परफॉर्म किया है इंस्टीट्यूशन में, और एज जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अप्रूव्ड होती है ओनली बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर द यूजीसी रिकमेंडेशन, ऑल्दो दे एंजॉय ऑल द पावर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड दे डू नॉट राइट टू एफिलिएट। मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह ही यूनिवर्सिटी होती है, बट इनके पास जो है वो पावर नहीं होती किसी और यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन देने के लिए। ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी, कॉलेज को एफिलिएट करने की। ठीक है, Indian Institute of Science Bangalore in the 1958, the Indian Agriculture Research Institute Delhi is the 1908 is the first institute to be the granted as a deemed status. ठीक है, Manipal Academy of Higher Education वॉज द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था जिसको डिक्लेयर किया गया था डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, 1976 में। ठीक है, मेटा यूनिवर्सिटी क्या है एंड द CIC कंसेप्ट क्या है, ड्यूरिंग द 12th प्लान ऑफ यूजीसी इनिशिएट करता है कंसेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी को। फर्स्ट टाइम हमारी इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया 2 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट आया था 2015 में। द मेन पर्पस क्या है मेटा यूनिवर्सिटी का, इज टू शेयर लर्निंग रिसोर्सेज बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की, जिसमें क्या होता है मेटा यूनिवर्सिटी में, जिसमें अलग अलग एक्सपीरियंस लोग जो है वो इसमें आते हैं और शेयर करते हैं अपना लर्निंग रिसोर्सेज बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा। और मेटा यूनिवर्सिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटी और फ्री फ्रॉम द फिजिकल बाउंड्री एंड एबल टू ऑपरेट इन अ वर्चुअल स्पेस में। ठीक है, और CIC का कंसेप्ट क्या है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द गिस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और फाउंडेड किया गया था इन 2011 एंड द इंट्रोड्यूस इनोवेशन एज अ क्रेडिट बेस्ड कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया में। ठीक है, इसमें ही जो है क्रेडिट बेस्ड कोर्स जो है CBC का कंसेप्ट आया था, CBCS का कंसेप्ट, क्रेडिट बेस्ड कोर्स सिस्टम का। ठीक है, इसमें लॉन्च किया गया था फॉर द इनोवेटिव स्कीम by the MHRD and National Innovation Council. Innovation program be launched program for enhance the creative potential of the student need to the society and industry. ठीक है, रूषा का कंसेप्ट आया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कंसेप्ट आया, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जिसे लॉन्च किया गया था 2013 के दौरान, जिसका एम क्या है, प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और सेंट्रल फंड जो है वो इन द रेशो ऑफ 6:5:35 का रेशो है, जिसमें कि और जनरल कैटेगरी तो स्टेट के लिए 9:10 का रेशो है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए। फंड जो है वो इशू किया जाता है इक्विटी एक्सेस एंड एक्सीलेंस इन द हायर एजुकेशन में, और इट इज डिजाइन ऑन द लाइन ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान। इन द एम ऑफ, इसका एम क्या है कि इंक्रीज करना ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को 25% विच एट प्रेजेंट इज 70%। नेक्स्ट है लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का, जिसमें
बोला है इंडिया में 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैं, 3 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं और 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, यूजीसी जो है वो फंड देती है दीज लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के लिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है, और इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा जो है वो है 4th और 5th है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली में। ठीक है, एक्रीडेशन इन हायर एजुकेशन सेक्टर जो है वो इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ the educational process with the help of the accreditation agency established for the purpose। ठीक है, नैक का कंसेप्ट आया जिसमें नेशनल असेसमेंट ऑन एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे एस्टेब्लिश किया गया था एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में और बाय द यूजीसी, जिसमें हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में, और एस्टेब्लिश किया गया था एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द एनपीई 1986 में, जिसका मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ नैक इज टू असेस एंड एक्रीडेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग यूनिवर्सिटी रेगुलरिटी देता है, पब्लिश फॉर द मैनुअल एंड प्रमोशन मटेरियल एंड असेसमेंट ऑफ द एक्रेडिटेशन। ठीक है, फिर आया नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता देना, इसे सेटअप किया गया था 1994 में। एनबीए आया, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इस्टेब्लिश किया गया था AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, टू कंडक्ट द पीरियोडिकल एवेल्युएशन ऑफ द टेक्निकल कोर्स ऑफर्स इन इंडिया, और इट हैज़ द अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एज अ प्रोग्राम। ठीक है, फिर आया इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में और बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा by the dual responsibility enhance करना access और and equality of the to the higher education through the distance mode and promoting coordinating and determining standard on open learning and distance education system, जिसे flexible करना and open system of education था, combination of course था इसमें, और eligibility for enrollment, एज एंट्री और मेथड ऑफ एवेल्युएशन था, प्रोवाइडिंग प्रिंट मीडिया मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किए थे, ऑडियो वीडियो टैप्स ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो एजुकेशन, टीवी चैनल्स, टेली कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ऑल्सो फेस टू फेस काउंसलिंग, जिसमें जो है वो यहाँ पर मतलब ऑल इंडिया के अच्छे टीचर्स जो हैं वो एक बेस्ट फैकल्टी जो है उसमें जो इग्नू में है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं प्रिंट मटेरियल, ऑडियो वीडियो टेप को, ब्रॉडकास्ट को, जैसे कि रेडियो टेलीविज़न में भी इनके जैसे एजुकेशन चैनल जो है वो बने हुए हैं, वो फ्री और डिस्टेंस मोड में लर्निंग जो है वो करवाते हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो है इनका, और सेंटर जो है वो लोकेट करता है थ्रू आउट द कंट्री। एंड नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का कंसेप्ट क्या है? ये से अप्रूव किया गया था बाय द MHRD एंड वाज लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 के द्वारा। फर्स्ट लिस्ट वाज रिलीज इन द अप्रैल 2016 में, और फ्रेमवर्क इज आउटलाइन अ मेथडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और द फॉलोइंग 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं, जिसमें क्या देखा जाएगा कि टीचिंग एंड लर्निंग कैसी है उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट की, और रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसे हैं, और आउटरीच ऑफ इंक्लूसिविटी कैसी है, पेयर परसेप्शन कैसा है। ठीक है, ओवरऑल ये 2022 का डाटा है। ओवरऑल ऑल इंडिया ओवरऑल यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप लेवल पर कौन है तो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है। यूनिवर्सिटी लेवल पर कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
साइंस बेंगलुरु है, इंजीनियरिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, मैनेजमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली है, कॉलेज में मरिंडा हाउस जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्कीम न्यू दिल्ली है, और लॉ में क्या है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है वो टॉप लेवल पर है। आर्किटेक्चर क्या है, कहाँ पर क्या कौन है टॉप लेवल पर, तो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है, और डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस है, ठीक है। और रिसर्च में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं जो हमारी क्लासिकल, जैसे कि हमारी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं इन इंडिया में। तमिल जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज 2014 की, एंड उड़िया एंड द लास्ट वन जो है कौन कौन थी, स्टेटस ऑफ February 2014, बट द फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम द इंडो आर्यन लैंग्विस्टिक ग्रुप टू विद असाइन द स्टेटस, ठीक है। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, उन्होंने कन्फर किया था संस्कृत को द स्पेशल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने प्राइमरी सोर्स ऑफ लैंग्वेज को फॉर द मैनी लैंग्वेज इंक्लूडेड द हिंदी, ठीक है। 5 लैंग्वेज जो है वर्ड की कैसी है, ये तो हमने इंडिया की देख ली कि 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। वर्ड की कौन कौन सी हैं, ऑल ओवर इंडिया, ग्लोब की, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोब में, तो नेमली इज चाइनीज, संस्कृत, अरबिक, ग्रीक, लैटिन हैव असाइन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या क्या है। प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल जहाँ पर वोकेशन फाउंडेड अपॉन द स्पेशलाइज एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, और प्रोफेशन अराइज होता है, प्रोफेशन अराइज जहाँ पर किसी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, ट्रांसफॉर्म और इटसेल्फ थ्रू मतलब डेवलपमेंट करी जाती है किसी पर्सन की फॉर्मल क्वालिफिकेशन, जो बेस्ड करता है अपॉन द एजुकेशन, अप्रेंटिसशिप एंड एग्जामिनेशन के बेस पर। जहाँ पर प्रोफेशन क्या होता है, जब किसी भी आप प्रोफेशन से जुड़ते हैं, मतलब एक स्पेशल एजुकेशन लेते हैं किसी पार्टिकुलर प्रोफेशंस की, जैसे कि कोई लॉ कर रहा है तो वो लॉ की विधि के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, वो लॉ की पढ़ाई करता है, आगे वो अपना एक वकालत या जज बनेगा, तो वो होता है प्रोफेशन कि आप किसी एक चीज़ को डायरेक्शन लेके आप उसमें निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि मेडिकल की फील्ड में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, तो उसको उसी तरीके से मतलब उस प्रोफेशन में वो एंटर हो रहा है, उसको उसी तरीके से उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। वो होता है प्रोफेशन। और स्ट्रक्चर क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग की जाएगी, प्राइमरी स्कूलिंग होगी, सेकेंडरी होगी, सीनियर सेकेंडरी होगी, हायर एजुकेशन में टर्शरी एजुकेशन होगी, जिसमें थर्ड लार्जेस्ट है हमारी इन वर्ल्ड में। एकेडमिक डिग्रीज जैसे नॉन प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है। वोकेशनल एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो दी जाती है। टेक्निकल एजुकेशन सिनारियो इन इंडिया में क्या है, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वाज established in Uttar Pradesh in the 1847 for the training of the civil engineering at Roorkee, ठीक है। और 3 इंजीनियरिंग कॉलेज जो थे वो ओपन किए गए थे by about the 1956 3 presidency namely as कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, and many technical course जो थे वो started किए गए थे at the University of Banaras with the great efforts put by the पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1917 में, ठीक है। मैनी अदर कोर्सेज जो थे वो स्टार्ट किए गए थे एज अ बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज एट द शिवपुर इन द 1930 में, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE से गवर्न किया गया था टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया में, ठीक है। सेटअप किया गया था 1945 में, और इज एडवाइजरी बॉडी एंड लेटर ऑन उसके बाद इसे स्टैचुरी स्टेटस जो है वो दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। हेडक्वार्टर क्या है, यहाँ पे दिल्ली है, और 7 रीजनल ऑफिस है, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और मुंबई,
चंडीगढ़, भोपाल एंड बेंगलोर। एंड न्यू रीजनल ऑफिस क्या है, एट हैदराबाद में है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और काउंसिल क्या है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, COA, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्किटेक्ट एक्ट इज 1972 में, कम इंटू फोर्स में आया था 1 सितंबर 1972 में, प्रोवाइड किया गया था फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट एंड द मैटर कनेक्टेड। MHRD फंडेड इंस्टीट्यूट क्या क्या है जो फंड देते हैं इन इंस्टीट्यूट को, तो 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च है जिसे, जो लोकेट की गई थी एट द भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। और इसमें क्या किया जाता है, टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है इन द एरिया ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट इन इंडिया जिसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन जो है वो दी जाती है। वोकेशनल एजुकेशन ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, प्रिपेयर किया जाता है लर्नर फॉर द जॉब। मतलब स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में जैसे कि मुख्य जो हमारे प्रधानमंत्री हैं PM मोदी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए, जिसमें एक बच्चे को क्या क्या रहा है जॉब लेने के पर्पस के लिए प्रिपेयर किया जाता है, टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, जैसे कि ITI प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, जो कि पढ़ना नहीं चाहते वो उसको सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का कोर्स जो है वो दिलाया जाता है। ये फुली जॉब ओरिएंटेड है फॉर द साइंटिफिक फील्ड में। वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होते हैं कुछ प्रिंसिपल, फंडामेंटल कन्विक्शन, आइडियल्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बिहेवियर और द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पर्सनल वैल्यू, सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज होते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं और कल्चरल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, और वैल्यू एजुकेशन क्या है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है टू एनेबल स्टूडेंट to achieve the personal fulfillment for success in life and work। ठीक है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से कैसी एजुकेशन है, और सोसाइटल पर्सपेक्टिव क्या है जिसका एम क्या है, प्रिपेयर करना यूथ को, कंट्रीब्यूट करना टू द सोसाइटी एंड नेशन के लिए। ठीक है, और डॉक्टर कोठारी का कमीशन आया था 1964 to 1966 में, ट्राइड किया गया एम्फेसिस एट द वैल्यू ऑफ द डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन में। ठीक है, उसके बाद NEP का कंसेप्ट आया 1986 की पॉलिसी आई, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 जिसे एडवोकेट किया गया था, मतलब कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन लेके आए, जिन्होंने गिविंग किया एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ द टर्म इज अ मॉरल एजुकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है वैल्यू एजुकेशन की, इम्प्रूव करना इंटीग्रल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग को, इंक्रीज करना अवेयरनेस को, राइट नेशनल इंटीग्रेशन को, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, और टू क्रिएट एंड डेवलप अवेयरनेस को, और टू नो अबाउट द वेरियस लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, द इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो क्यों दी जाती है, काफ़ी अब तो कॉलेज के कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर लो, मतलब एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर में ऐसा होता है कि वहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो एनवायरनमेंट का जो है सब्जेक्ट है वो जो है वो उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्यों, ताकि हम अपनी प्रोफेशनल और अपनी मॉडर्न लाइफ जो हम आज की लाइफ में जी रहे हैं उसको अपनाते हुए हम क्या करें, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। ठीक है, और इट इज़ जनरली एग्रीड विद एनवायरमेंटल एजुकेशन, एक प्रोसेस है दैट क्रिएट अवेयरनेस की, हम क्या करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन विद बिटवीन द ह्यूमन एंड मैनी, एनवायरमेंट इज अ नेचुरल, इज अ 7 मेन मैन मेड और कल्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है,
Environmental education is concerned with the knowledge, values, attitude, application, and has its aim responsible environment behavior. ठीक है, और कंपोनेंट क्या है एनवायरमेंट एजुकेशन के? अवेयरनेस लेके आना, सेंसिटिविटी लेके आना, और नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेके आना, एटीट्यूड और स्किल पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं? एनवायरनमेंट हो गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का कंसेप्ट है, MHRD के द्वारा इनिशिएट किया गया था इसे। ठीक है, 13 सितंबर 2010-11 के बीच में आया था। एक डाटा बेस है जिसमें डाटा की कलेक्शन की जाती है, सर्वे को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और सर्वे इज़ बीइंग कंडक्टेड एन एनुअल बेसिस। सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है, और टीचर इंफॉर्मेशन फॉर्मेट है, और क्रिएशन करता है कंप्रिहेंसिव डाटा डाटा बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन, जिसमें नो टाइम टैगलाइन होती है। और की इशू क्या कौन से थे? फोकस ऑन स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन इज इन इंडिया एज अ राधा कृष्ण कमीशन आया, कोठारी कमीशन आया, जिसका मेन गोल क्या था? हायर एजुकेशन में एक्सेस दिलवाना, क्वालिटी एजुकेशन देना, क्वालिटी देना, इक्विटी देना, क्वालिटी और रेलिवेंस। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का बेसिक वैल्यू जो है स्टूडेंट और को सिखाई जाए। टीचर स्टूडेंट रेशो क्या था? 30:1, मतलब 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर जो है होना चाहिए। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या थे? ज्ञान आया, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, जिसका एम क्या था? टैपिंग टैलेंट पूलिंग ऑन द साइंटिस्ट एंड entrepreneurship to encourage their engagement with the Institute of Higher Education in India, and skill assessment metrics for vocational advancement of youth का कंसेप्ट आया। एक स्कीम आई जिसमें क्रेडिट फ्रेमवर्क किया जाता है, स्ट्रेंथ है वोकेशनल एजुकेशन। कैंपस कनेक्ट, जिसमें नेशनल विजन ऑफ एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये कंसेप्ट था, जिसमें था कि एक ऐसा मिशन है जिसमें कि 2 मेजर कंपोनेंट थे। एक तो कंटेंट जनरेशन के, और दूसरा प्रोवाइड करना कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद द प्रोविजन टू एक्सेस डिवाइस फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड लर्नर के बीच में। ठीक है, नेशनल ई लाइब्रेरी आया, मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया। ये सपोर्ट करता है, इन्हांस करता है एजुकेशन को, रिसर्च को, इनोवेशन को, और कैटरिंग फॉर द नीड ऑफ द टाइप एंड लर्नर ग्रुप ओवर द कंट्री। ठीक है, प्रोवाइड करता है एक्सेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ ई कंटेंट। मतलब नेशनल ई लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपको लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक वे से जो है कंटेंट जो है वो दिलवाया जाता है। ठीक है, नेशनल NIRF आया, और मैंडेटरी एक्रेडिशन आया, मतलब एक्रेडिशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का। और नेशनल क्वालिटी रिहनेंसेंस इनिशिएटिव आया, जिसमें बोला था अवेयरनेस बिल्डअप करना, बिल्डिंग द कॉलेगियम ऑफ द अवेयरनेस एंड क्वालिटी सस्टेनेंस एंड एनहांस द इनिशिएटिव। ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ आया का कंसेप्ट लेके आए। ठीक है, कौशल केंद्र, जिसमें बच्चों को 100 दीनदयाल उपाध्याय सेंटर जो थे वो ओपन किए गए थे फॉर द नॉलेज एंड एक्विजिशन और अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल, ह्यूमन एबिलिटी एंड लाइवलीहुड कौशल के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का उन्नत भारत अभियान आया, जिसमें IIT का और IISER और NIT को अडॉप्ट किया गया था। विलेज डेवलपमेंट appropriate rural technology for the sustainable development through the people participation का। ठीक है, कनेक्ट किया गया इंस्टीट्यूट्स ऑफ द हायर एजुकेशन। और ईशान उदय आया, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, सशकार भारत आया, प्रगति, ये सब इनिशिएटिव्स थे, जिसमें 19 न्यू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसमें 5 IITs हैं, 6 IIMs हैं, और 4 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, ये सब इनिशिएटिव से थे। ये तो मतलब ऐसे ही हैं, थोड़े फुल फॉर्म याद करने वाले, ज़्यादा कुछ नहीं था।
और हमने पूरा ही हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही मैं साथ आपको बताती चलूँ कि यहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आई थिंक ओपन नहीं हो रही है, बट आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।